हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई का पार्ट 3 कंप्लीट किया, जो कि था रेवेन्यू। अब हम आ गए हैं इसके पार्ट 4 पर, विच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो हमने अपने प्रोड्यूसर को सिखा दिया है प्रोडक्शन के बारे में कि कहाँ पे जाकर उसको रुकना है, कौन सा प्रोडक्शन के लिए उसके आइडियल कॉम्बिनेशन या स्टेज रहेगी जहां मिलेगा उसको मैक्सिमम आउटपुट। ये बात हमने उसको समझा दी है। हमने उसको कॉस्ट के बारे में भी सारी जानकारी दे दी कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और किस तरीके से प्रोडक्शन की वजह से हमारी कॉस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। उसके बाद एक प्रोड्यूसर किस तरीके से रेवेन्यू अर्न करता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या चेंजेस आते हैं हमारे रेवेन्यू के अंदर आउटपुट बढ़ने की वजह से, यानी कि जैसे जैसे हम आउटपुट को बेचते जाते हैं वैसे वैसे रेवेन्यू में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो बात भी हमने उसको बता दी है। बट अल्टीमेट एम क्या होता है एक प्रोड्यूसर का? जैसे कि हम एक कंज्यूमर की बात करें तो हमने यूनिट 2 में ये समझा कि एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाह रहा है कि भाई जितना मैं पैसा खर्च कर रहा हूं उसके बराबर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो एक प्रोड्यूसर क्या चाहता होगा कि जितना भी सामान मैं बेचता हूं, जितना भी या फिर मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो आउटपुट मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे। एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है तो एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। बट वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट होता होगा जिस लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा प्रोड्यूसर ये कहेगा कि यही है मेरे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल, ना मुझे अब इससे आगे जाना है ना मुझे अब इससे पीछे जाना है। तो हम यहाँ पर सिखाएंगे एक प्रोड्यूसर को कि वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जिसके ऊपर उसे मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चों आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जहां पर हम ये समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर कहाँ रुकेगा। हमने यूनिट 2 में तो ये समझा कि कंज्यूमर कहाँ रुकता है जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ हम ये समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर कहाँ आके रुकेगा और कहेगा कि बस ना इससे आगे जाना है ना इससे पीछे, यहीं पे रुकना है क्योंकि यही मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोला गया बच्चों? इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच अ फर्म अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर एक फर्म को मिलता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। और अब उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिल रहा जो वो वहां से अपने लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करे। वो कहता है कि मुझे तो यहीं पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ना इससे पीछे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है ना इससे आगे जाने में कोई मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं तो यहीं पे आकर अब रुक जाऊंगा। ठीक है, अब कब हम ये कह सकते हैं कि एक जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है? तो ऐसा हम एक चीज से कह सकते हैं, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े अभी पीछे के कुछ चैप्टर्स में, जिसमें एक था हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब था कि जितना भी हमने यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस किया है, उस टोटल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के ऊपर हमने जितनी भी टोटल फिक्स कॉस्ट लगाई, हमने जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगाई, उसका जब हमने सम किया तो हमें टोटल कॉस्ट मिली। ठीक उसी तरीके से जब बात हुई टोटल रेवेन्यू की, तो हमने ये समझा कि जितनी भी यूनिट्स हम लोगों ने बेची हैं यहाँ पर, उन यूनिट्स को बेचकर जितना भी हमने इनकम रिसीव किया, जितने भी हमें इनकम रिसीव हुई है, उसे हमने बोला टोटल रेवेन्यू। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है फिर इस टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की मदद से? चलो एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो एक मैन्युफैक्चरर ने कोई एक यहाँ पर टी शर्ट बनाई। ठीक है, क्या बनाई उसने? कोई एक टी शर्ट बनाई। तो वो कितनी सुंदर टी शर्ट बनाई है मैंने, बिल्कुल लिफाफे के जैसे लग रही होगी आपको, क्योंकि ड्राइंग तो मेरी बहुत बेहतरीन है। अब वो टी शर्ट को बनाने में हमारे उस मैन्युफैक्चरर को 200 रुपए लगे। ठीक है, और उसने मार्केट में उस टी शर्ट को 300 रुपए में बेचा। ठीक, तो बनाने में जितना पैसा लगा आप कहते हो वो टोटल कॉस्ट होती है, और बेचकर जो पैसा मिला आप कहते हो कि वो टोटल रेवेन्यू है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इस मैन्युफैक्चरर ने अल्टीमेटली कितना पैसा कमाया है? भाई एक बात बताओ, 300 रुपए में ये 200 रुपए भी तो इंक्लूड है ना जो उसने खर्च किए। उसको टोटल 300 रुपए उसकी जेब से आए, पहले उसने 200 रुपए अपनी जेब से निकाल के दिए, उसके बाद जाकर 300 रुपए उसकी जेब में आए हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरी प्रोसेस में उसने कितना पैसा कमाया है?
उसने कमाए हैं बेटा 100 रुपए। और ये आपने कैसे निकाला? आपने कहा मैडम कमाए यानी कि टोटल रेवेन्यू है 300, खर्च किए यानी कि टोटल कॉस्ट 200, दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट विच इज 100। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर अगर ये जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा या किस लेवल पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो जैसे जैसे इस टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है 300 माइनस 200। ठीक, अगर अब मैं इसको कर दूं 300 माइनस 150 या मैं कर दूं 300 माइनस 100, तो जैसे जैसे वो गैप मैक्सिमाइज होता जा रहा है वैसे वैसे उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो बेटा यही सिचुएशन यहाँ पर समझाई जा रही है, दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। कि जब टीआर माइनस टीसी जिस भी लेवल ऑफ आउटपुट पे मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ रेस्ट है जहां पर प्रोड्यूसर चेंज नहीं करना चाहता, ना वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, ना ही वो प्रोडक्शन डिक्रीज करना चाहता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे इस सब चीजों को कैलकुलेट करें? तो बेटा इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, दो अप्रोचेज है हमारे पास इस चीज को डिटरमाइन करने की। एक है हमारे पास टीआरटीसी अप्रोच यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। हमारे सिलेबस में टीआरटीसी अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ कौन सी वाली अप्रोच पढ़नी है? एमआर और एमसी अप्रोच। और ये अप्रोच भी आपको डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में पढ़नी है। वही मार्केट सिचुएशन जो मैंने आपको रेवेन्यू में पढ़ाई, एक सिचुएशन है आपकी परफेक्ट कंपटीशन की, तो एक सिचुएशन है आपकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की। दोनों में कंडीशन बिल्कुल सेम है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, बस दोनों में कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक को समझ लेना, दूसरा बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मीनिंग पर चलते हैं कि एमआर और एमसी अप्रोच क्या कहती है। तो बेटा एमआर एमसी अप्रोच ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट। किस लेवल ऑफ आउटपुट पे आप कहोगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है? दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, जिस पॉइंट पे एमआर और एमसी बराबर हो जाए। अब एमआर और एमसी क्या होता है? क्या होता है एमआर और एमसी? तुम्हें पता है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, स्टॉप कर दो वीडियो और बता दो एमआर और एमसी क्या होते हैं। तो बता दो तुम कितने इंटेलिजेंट और फटाफट से लिख दो। ठीक है, चलो तब तक मैं भी बता देती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट को बेचते हो तो एडिशनल यूनिट को बेचने पे जो पैसा कमाते हो वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब एक एडिशनल यूनिट को आप प्रोड्यूस करते हो तो जो आपकी एडिशनल कॉस्ट लग रही है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो आप कह रहे हो कि जब एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट के बराबर आ जाए, क्या उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है? नहीं, उसके बाद भी एक कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है कि जब ये हो ना कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, उसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम क्यों रुकेंगे? अगर एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा बढ़ रहा होगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने पर रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, तो कोई क्यों ही रुकेगा? हम कब रुकना पसंद करेंगे? जब हमारी कॉस्ट अगर बढ़ रही होगी, तो उससे आगे हम नहीं जाना चाहेंगे कि भाई देखो अब एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट बराबर आ चुके हैं, इससे अगर आगे बढ़े तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यहीं पर रुक जाते हैं। तो दोनों कंडीशन सेम टाइम पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ही हम कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर हैं। अब इसको यहाँ पे समझो जरा इस एक ग्राफ से। ठीक है, अब पहले तो पहचानो कि ग्राफ कौन सी मार्केट सिचुएशन का है। कौन सी मार्केट सिचुएशन का है? परफेक्ट कंपटीशन। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। आपको एमआर कर्व कैसा दिख रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? मैं तो इसे चेक शेप्ड कहती हूँ, वैसे तो यू शेप्ड है, हम इसे चेक शेप्ड कह देते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में ये वाली सिचुएशन क्या कहती है? मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रही, अभी सिर्फ मैं कर्व से ही आपको सारी चीजें समझा रही हूँ। ये वाला अगर आप पोर्शन देखें तो कौन सा कर्व ऊपर दिख रहा है बेटा? कौन सा कर्व ऊपर है? मार्जिनल कॉस्ट हमारी ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। और शुरुआत में ऐसा होता भी है कि जैसे जैसे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट ज्यादा ही होती है। तो हम ऐसे थोड़ी कि स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्शन छोड़कर बैठ जाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को अपने। ठीक है ना, क्योंकि जितनी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी तभी तो जो टोटल कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो हमने प्रोडक्शन जारी रखा और एक पॉइंट ऐसा आया कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हुए।
इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गए, तो मैडम कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, बराबर तो हो गए, आगे बढ़ो। अब जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि अरे वाह भाई वाह, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर आ गया, इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू बढ़ गया है एडिशनल कॉस्ट से। तो यानी कि ये वाली सिचुएशन मेरे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। ये वाली सिचुएशन कौन सी है बेटा? ये सिचुएशन तो प्रॉफिट शो कर रही है, जबकि इससे पहले तो मुझे लॉस था। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। मैंने तो लालच में कहा कि नहीं, अब नहीं रुकना, और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब और आगे बढ़े तो फिर से एक सिचुएशन ऐसी आई, फिर से एमआर और एमसी बराबर आ गए, फिर से मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का बराबर आ चुके हैं। हमने कहा इसका मतलब फिर से अब आगे ना हमें प्रॉफिट मिलेगा, चलो और आगे चलते हैं। अब जब और आगे चले तो और आगे जाने पे तो बेटा ये वाली जो सिचुएशन आई, ये वाली फिर से ऐसे हमें देखने को मिला, फिर से ये देखने को मिला कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा आ गई। तो इसका मतलब सेफ साइड कहाँ है? सेफ साइड हमें यहाँ पर बेटा कहाँ देखने को मिल रही है? इस सिचुएशन पे, कि अगर हमें प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर जाना है, अगर हमें उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर जाना है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए, ठीक है। बट उस पॉइंट के आगे से मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, हमारी मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होनी चाहिए? राइज होनी चाहिए। क्यों? अब जरा इसको साफ सुथरा कर देते हैं थोड़ा सा, और अब देखते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके लिए बेटा यहाँ पर ए इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसी पे दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर भी है, और यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कि इससे आगे अगर गए तो नुकसान है, तो यहीं तक रुकना है, यही आपको प्रॉफिट की सिचुएशन यहाँ पर देगा, ठीक है। तो अब जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। पहले हमेशा डेफिनेशन देंगे दोनों की, कि एक एडिशनल यूनिट अगर आप बेचते हो तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कि जब आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उससे उस पे लगने वाली एडिशनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो आप लालच में रहोगे और आप और यूनिट प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा तो भाई ऐसे में क्या है कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट भी अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो वो लगातार आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं कि भाई इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कम या ज्यादा हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट में, तो अपने आउटपुट को चेंज करने का हमारे माइंड में एक रीजन है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो लालच में आगे बढ़ेंगे, और अगर कॉस्ट ज्यादा है तो लगेगा कि यार अगर और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट और बढ़ती चली जाएगी, हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट को कम करने की कोशिश करेगा फिर। तो इसीलिए हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो इसीलिए यही है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आप ये क्यों कह रहे हो कि एमसी राइज होना चाहिए? क्योंकि एमसी हमारे एमआर कर्व को बिलो से कट करता है। मतलब कि ये देखो इस तरीके से जब आप देख रहे हैं तो ये यहां से कट किया जा रहा है, ऊपर से ये कट आपको देखने को नहीं मिल रहा, जिसका सीधा सा मतलब है दैट एमसी इज फॉलिंग एट द पॉइंट, कि इस पॉइंट पे जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना वो फॉल हो रहा है, और इसी के बाद से कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी और इसके बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आपको यहीं पे मिलेगा, इसी सिचुएशन पे मिलेगा जहां से उसने राइज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। सो राइजिंग एमसी इंश्योर्स दैट बिफोर इक्विलिब्रियम रेवेन्यू भी ज्यादा है और आफ्टर इक्विलिब्रियम रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, बस उसी पॉइंट पे ही आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि कहाँ पे आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे देखने को मिलेगा, जहां पर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो और एम सी शुड बी राइजिंग, ठीक है। तो ये तो था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब अगर यही चीज मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में हो, बिल्कुल सेम है बिल्कुल, तो मैं सीधे से आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊंगी, सारी की सारी कंडीशन सेम है, सब कुछ वही बातें लिखी हुई हैं जो बातें आपने भी पीछे पढ़ी। बस द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर कॉन्स्टेंट होता है, बट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर फॉल होता है। इवन एमसी कर्व में भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो यहीं से आप इस चीज को देख सकते हो, ये हमारा एक स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एमआर और एमसी को देखना है, ठीक है। एमआर और एमसी में अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में हमारा जो एमआर है वो आपको कम दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके दोनों इक्वल हो जाती हैं।
इक्वल होने के बाद से अगर आप देखें तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फिर से हमें कम होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन है वो कौन सी है, वही है जहां पर हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है बेटा, वो हमारा इक्वल होगा। अब इसी को अगर हम कर्व की मदद से देखें तो बस ये ग्राफ आपको समझना है और कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, सिर्फ इसको समझ लो। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर भी सेम है, बस डिफरेंस किस में है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू में। ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है यहाँ पर, वही सेम यू शेप्ड। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, फिर से हम इसको एनालाइज करें, ए पॉइंट, यहाँ भी तो एम आर इज इक्वल्स टू एम सी है, बट इससे पहले आपका कौन सा कर्व ऊपर है, एम सी, तो यहाँ तो कॉस्ट ज्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। यहाँ पहुंचे, इक्वालिटी आई, आगे बढ़े तो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट की सिचुएशन आई, लालच आया और आगे बढ़े, फिर से इक्वल पे आकर रुक गए। बट अगर अब इससे आगे जाते हैं तो फिर से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो इसीलिए दो सिचुएशन है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, बट वहीं से जिस पॉइंट से एम आर इज इक्वल्स टू एम सी है वहीं से एम सी क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपको प्रॉफिट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ प्रोड्यूसर। ठीक है बच्चों, तो बस यही सारी बातें यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं जो हमने भी पीछे पढ़ी है। कोई एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस नहीं है, आपको सेम ही बातें हर जगह लिखनी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है, क्योंकि आपने पीछे सारा बेस बना लिया। बस यहाँ वो समझना था कि एक प्रोड्यूसर कहाँ पर आकर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दीजिएगा और इस एक अप्रोच को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसी अप्रोच के ऊपर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है, अच्छे से डायग्राम बनाना है और उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अब आपसे इसी यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा आखिरी पार्ट सप्लाई का। तो तब तक यहाँ तक के सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।